जय हिंद। स्वागत है आपके अपने इस चैनल पार्थ एकेडमी प्लस में। आज से हम 12th फिजिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 12th बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। यदि मेरा पूरा लेक्चर आप लोग देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? आंसर है चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट टू दी सराउंडिंग। याद रखेंगे चार्ज किसी भी वस्तु का वह बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने सराउंडिंग में या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डालेगा या तो मैग्नेटिक इफेक्ट डालेगा। चार्ज, अब देखते हैं चार्ज बराबर क्या होगा। चार्ज बराबर होता है करंट गुने टाइम। करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का सेकेंड, और एम्पियर गुने सेकेंड 1 एम्पियर सेकेंड को ही कहते हैं 1 कूलम। तो याद रखेंगे चार्ज का यदि एसआई यूनिट का बात करें तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। इट्स सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, इसका सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होता है। इट्स डायमेंशन आईटी, चार्ज का जो डायमेंशन होता है आईटी होता है, या इसे एटी से भी लिख सकते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखेंगे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां से ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम? तो याद रखेंगे एक कूलम बराबर 3 गुने 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलम होता है, या इसी को ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। या इसी को उलट के भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे एक स्टेट कूलम बराबर यदि पूछ दे कितना कूलम होता है, तो याद रखेंगे एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 गुने 10 टू दी पावर -9 कूलम होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एटम इज न्यूट्रल व्हाई, एटम न्यूट्रल होता है ऐसा क्यों? ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई चार्ज डेवलप ऑन एनी बॉडी, कि किसी भी बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है तो क्यों होता है। तो देखिए एटम जो होता है उसके पास जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हम जानते हैं कि दोनों पे सेम चार्ज होता है इन मैग्नीट्यूड, बट साइन जो देखेंगे तो एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस, इसीलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। या तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एटम क्या रखता है? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं बोथ हैव सेम चार्ज, दोनों के पास सेम चार्ज होता है इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट उसका जो साइन होता है अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस होता है। देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल, इसीलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब सेकंड है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे चार्ज डेवलप ऑन एनी बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, नोट प्रोटॉन। याद रखेंगे कोई भी बॉडी अपना प्रोटॉन नहीं देता है, बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इफ इलेक्ट्रॉन इज लूज, यदि याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का यदि लॉस होगा तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही कह रहा है। इफ इलेक्ट्रॉन आर लॉस बाय द बॉडी देन इट बिकम्स पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रॉन आर गेन बाय बॉडी देन इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज। याद रखेंगे कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव। एक नोट है मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान मास ऑफ बॉडी में भी इंक्रीज और डिक्रीज, चार्जिंग के दौरान मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। याद रखेंगे जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो मास डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास डिक्रीज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो मास इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का कितना मेथड होता है? तो याद रखेंगे 3 मेथड है चार्जिंग का। पहला फ्रिक्शन मेथड, दूसरा कंडक्शन मेथड और तीसरा इंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड को ही कॉन्टैक्ट मेथड भी ही कहते हैं और इंडक्शन मेथड को विदाउट कॉन्टैक्ट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मोस्ट इंपोर्टेंट है 12th के लिए, आप लोग याद रखेंगे ये 7 प्रॉपर्टी कम से कम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी है
चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, याद रखेंगे चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा है सेम चार्ज रिपेल, याद रखेंगे सेम तरह का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, जैसे पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव है नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, यही। बट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, याद रखेंगे। तीसरा है चार्ज इज क्वांटाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा हमेशा इक्वल होगा इंटीजर नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे क्यू बराबर एन ई, एन जहां क्या है इंटीजर नंबर है, और ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बराबर एन ई। नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड, याद रखेंगे किसी भी प्रोसेस में चार्ज क्या होता है? कंजर्व। अगला प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडेड विद सिंपल एल्जेब्रिक लॉ, दैट मींस चार्ज इज एडेटिव, याद रखेंगे चार्ज को सिंपल एल्जेब्रिक लॉ से जोड़ सकते हैं। देखिए क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा सिंपल एल्जेब्रिक लॉ से इसे जोड़ देंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लरेटेड चार्ज प्रोड्यूस रेडिएट एनर्जी, जो एक्सक्लरेटेड चार्ज होता है एनर्जी रेडिएट करता है। नेक्स्ट है चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब हुआ जो चार्ज रेस्ट में होगा वही चार्ज मोशन में होगा, दैट मीन इट, ये भी कह सकते हैं चार्ज इज नॉट वैरी विद वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चार्ज जो चार्ज रेस्ट में होगा वही चार्ज मोशन में होगा। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आप लोग याद करके ही जाएंगे। फिर से एक बार देख ले, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, याद रखेंगे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज एडेटिव, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, चार्ज इज इनवेरिएंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो देखिए Q बराबर क्या होता है? Q बराबर एन ई, एक क्या सब दिया है गिवन है Q बराबर 1 कूलम, और हम जानते हैं E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 गुने 10 टू द पावर -19, और Q बराबर एन ई है, Q का वैल्यू दे देंगे 1, E का वैल्यू इतना दे देंगे, यहाँ से n बराबर 1/1.6 गुने 10 टू द पावर 19, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.25 गुने 10 टू द पावर 80 कूलम। तो याद रखेंगे जो एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये इतना होगा, सॉरी यहाँ कूलम नहीं होगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट कूलम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, कूलम्स लॉ को क्या कहता है? तो आइए देखते हैं। कह रहा है फोर्स ऑफ interaction between 2 point charge is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them, कि 2 पॉइंट चार्ज है इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो सीधा समानुपाती होगा मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज, जो इसका जो चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच उसके स्क्वायर का। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K। ये K क्या होता है? यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, याद रखेंगे जहाँ K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का वैल्यू होता है 9 गुने 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहीं K का वैल्यू हम यदि दे रहे हैं इक्वेशन में तो हो जा रहा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हो गया एयर के लिए, यही मीडियम के लिए यूज करेंगे तो ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बस एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट के साथ। अगला है इसी में लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, या देखते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर रेस्ट चार्ज, कूलम्स लॉ जो वैलिड होता है केवल रेस्ट चार्ज के लिए, नोट फॉर मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं होता है। तो याद रखेंगे कूलम्स लॉ केवल रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड होता है। दूसरा कूलम्स लॉ इज वैलिड इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -15 मीटर या 1 फर्मी, याद रखेंगे यदि 10 टू द पावर -15 मीटर से ज़्यादा है दो पॉइंट के बीच दो चार्ज के बीच डिस्टेंस, तभी कूलम्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, कि कोई पॉइंट चार्ज है, कोई Q पॉइंट चार्ज है, इसके कारण किसी बिंदु पे यदि
यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो बराबर होगा कि उस पॉइंट पे जितना फोर्स लग रहा होगा ये प्लस क्यू चार्ज के कारण उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे हो जाएगा। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स एग्जर्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है प्लस क्यू चार्ज के कारण, वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, या चाहे तो आप सिंपल में ये डिफिनीशन याद रखेंगे, फोर्स अपॉन फैक्टर। एक ट्रिक है फोर्स अपॉन फैक्टर, फोर्स जिसके कारण फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो उसका फैक्टर होगा, उससे यदि भाग दे देंगे वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ पॉइंट है याद रखेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो याद रखेंगे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। तो याद रखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो इसका डायरेक्शन होगा फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। इट्स एसआई यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। याद रखेंगे इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन देखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स का MLT -2 और चार्ज का IT, और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो MLT -3 I -1। तो याद रखेंगे ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देखेंगे। आंसर है पहला, पॉजिटिव चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सोर्स होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है। नेगेटिव चार्ज इज सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव चार्ज पे जाके इंड होता है। याद रखेंगे पॉजिटिव चार्ज सोर्स होता है और नेगेटिव चार्ज सिंक होता है, या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ये निकलता है और नेगेटिव में चार्ज में इंटर करता है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स निकलेगा। मान लीजिए यहाँ क्यू चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तो 2Q हुआ तो उतना ज़्यादा, अब 8 निकलेगा, 3 रहेगा तो 12 निकलेगा, तो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उतना ज़्यादा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो ऐसा नहीं कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है, याद रखेंगे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या नेवर कट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कभी भी कट नहीं करेगा, ऐसा नॉट पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है, ए टेंजेंट ड्रॉ at a point on electric field line give a direction of electric field line that point। यदि किसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व है उस पे यदि हम किसी पॉइंट पे यदि टेंजेंट डालेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे ए पे यहाँ डाले तो यहाँ टेंजेंट, तो ये ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, यहाँ बी पे टेंजेंट डाले ऐसे तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा, याद रखेंगे, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, जितना एक इकाई एरिया में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उतना ज़्यादा वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, या कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। या जितना क्राउडेड लाइन होगा, जैसे देखिए इतना ही यहाँ का एरिया कम है और यहाँ का एरिया ज़्यादा है, लेकिन दोनों में देखते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है, तो कम एरिया में उतना ही है, तो याद रखेंगे जिसका एरिया कम वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो याद रखेंगे द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। जिस पार्टिकल का पूछेगा उसका चार्ज और उसके मास का यदि रेशियो निकाल देते हैं, यही हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज। जैसे आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन के मास से, प्रोटॉन का पूछ रहा है तो प्रोटॉन का चार्ज को डिवाइड कर देंगे प्रोटॉन के मास से। इस तरह से स्पेसिफिक चार्ज निकल आएगा। तो याद रखेंगे स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, रेशियो होता है चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल का। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, चार्ज का होता है कूलम और मास का केजी, तो इसका ऐसा यूनिट होगा कूलम पर केजी। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इलेक्ट्रॉन के मास से यदि डिवाइड करेंगे तो 1.76 गुने 10⁻11 कूलम पर केजी आ जाएगा। और यही स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज देंगे अपॉन प्रोटॉन का मास देंगे, तो ये आ जाएगा 9.58 गुने 10⁻7 कूलम पर केजी। अब
न्यूट्रॉन का देखेंगे तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जीरो। और जीरो में किसी न्यूट्रॉन के मास से यदि भाग देंगे तो वो भी जीरो आ जाएगा। तो याद रखेंगे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन यदि आपसे पूछ दे तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो याद रखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज स्टेट दैट the total electric field at a point due to so many charge is equal to vector sum of electric field produced by each charge। याद रखेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो बहुत सारा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3, Q4, इस सभी के कारण किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, तो सब के कारण जो होगा ना सबका वेक्टर सम कर देंगे, वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा P पे। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे कितना हो जाएगा, Q के कारण Q1, Q2, Q3 सबका वेक्टर सम कर देंगे, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग याद रखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, या इसी का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। तो याद रखेंगे ये होता है रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दो चार्ज है, मान लीजिए Q1 Q2 दो चार्ज है अभी वैक्यूम में, तो इसमें दो जितना फोर्स लग रहा होगा इसी दो पॉइंट चार्ज को मीडियम में ले जाइए, उसमें जितना फोर्स लगेगा दोनों को रेशियो कर दीजिए, यही हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका यूनिट नहीं, इसका यूनिट होता है और नहीं डायमेंशन। तो याद रखेंगे ये यूनिट और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। कुछ मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन हर एक बार आता है, पिछले बार भी आया था कि बताइए मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है एप्सिलॉन आर का। तो याद रखेंगे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 होता है, वैक्यूम के लिए 1 होता है, मेटल के लिए इन्फिनाइट होता है, ग्लास के लिए 5 से 10 होता है और वाटर के लिए 80 होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और देखिए एप्सिलॉन आर बराबर है FV/FM। इसी को आप यदि कैलकुलेट करेंगे, इसी को कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आएगा। ये आप लोग याद रखिए। और यहीं से एक रिलेशन ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, तो एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, जिसे एप्सिलॉन नोट कहते हैं। तो याद रखेंगे फोर्स बराबर क्या होता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और यहाँ से एप्सिलॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो 4 पाई को हटा देंगे यहाँ से, तो एप्सिलॉन नोट बराबर होगा Q1 Q2 बटा FR स्क्वायर। और देखिए Q का चार्ज का क्या होगा, कुलम स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर है। तो याद रखेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी का क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। IC का डायमेंशन निकालेंगे तो कूलम का क्या होगा IT, तो I स्क्वायर T स्क्वायर, और न्यूटन का MLT-2, और डिस्टेंस का L और स्क्वायर है तो स्क्वायर। और इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा M-1 L-1 T-4 I स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आंसर है द पेयर ऑफ 2 point charge which are equal in magnitude but opposite in sign are kept at a very small distance to L is called dielectric इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद रखेंगे ये एक सिस्टम होता है 2 point चार्ज का, जिसपे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, बट अब साइन उसका अपोजिट होता है। एक पे होता है +Q तो दूसरा पे होता है -Q। सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है लेकिन बस साइन इसका अपोजिट होता है, और ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस 2L पे रखा रहता है। तो याद रखेंगे ये एक सिस्टम होता है 2 point चार्ज का, देखिए -Q और +Q है, दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है और स्मॉल डिस्टेंस 2L है, ठीक, जो बहुत कम डिस्टेंस पे रखा रहता है। तो याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछले बार आया था कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। याद रखेंगे डाइपोल सिस्टम पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आंसर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी
वन ऑफ टू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। दो चार्ज, ये प्रोडक्ट होता है, दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और जो दोनों के बीच डिस्टेंस है उससे यदि मल्टीप्लाई उसके साथ यदि प्रोडक्ट कर देंगे तो यही होता है डायपोल मोमेंट। याद रखेंगे ये प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उससे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। याद रखेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होता है। इसका यूनिट देखिए, चार्ज का क्या होगा कूलम, और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मीटर, तो याद रखेंगे इसका यूनिट होता है कूलम मीटर। सीजीएस यूनिट होता है डेबे, इसका डायमेंशन होगा ITL। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑल्सो राइट इट्स SI यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए। देखते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली टू सरफेस एरिया। नॉर्मली टू सरफेस एरिया जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या सिंपल ये याद रखिएगा आप लोग, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यही डॉट प्रोडक्ट, यदि डॉट को हटाएंगे तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ऐसे ही हो जाएगा यहाँ E cos थीटा। याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करेंगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसका डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 3i-1। नेक्स्ट है डिफाइंड गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, याद रखेंगे गॉस लॉ स्टेट दैट, गॉस लॉ कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सो मेनी चार्ज थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो एक क्लोज सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इज इक्वल होगा सम ऑफ ऑल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नोट। कि ये क्लोज सरफेस में कितना अंदर जितना चार्ज है सबका सम, और उसको यदि हम डिवाइडेड कर देंगे इप्सिलॉन नोट से, यही हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होगा, सम ऑफ ऑल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, और उसको डिवाइड कर देना है एप्सिलॉन नोट से। एक टर्म याद रखेंगे इप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, तो 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहीं से Q बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज जितना इनसाइड में रहेगा सबका सम कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नोट से। मोस्ट इंपोर्टेंट है गॉस लॉ, आप लोग याद ही रखेंगे, सिंपल है, टोटल चार्ज जितना रहेगा सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, सबका सम कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है एप्सिलॉन नोट से, यही तो गॉस लॉ है, उसी को डिफाइन करना है, फॉर्मूला के टर्म में ही डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स हैपेन व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो याद रखेंगे यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन 0 होगा, केवल रोटेशनल मोशन ही पॉसिबल होगा और इस पे टॉर्क एक्सर्ट होगा। तो यही इसे ऐसे लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन ट्रांसलेशनल मोशन इज पॉसिबल बट रोटेशनल मोशन इज translational motion is not possible but rotational motion is possible ड्यू टू व्हिच टॉर्क एक्सर्ट, और उस पर टॉर्क लगेगा। और यही यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि क्या होगा जब इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यहाँ तो यूनिफॉर्म है नॉन, तो याद रखेंगे वहां ट्रांसलेशनल मोशन भी और रोटेशनल मोशन भी दोनों मोशन पॉसिबल होगा।